नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। और जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से आप देख रहे हैं जी बिजनेस का प्राइम टाइम शो इंडिया 360। मैं हूं दीपक डोभाल। सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ करते हैं। योग दिवस पर पीएम मोदी का दुनिया को संदेश। कहा, योग जीवन जीने का तरीका, योग सभी को जोड़ता है, सबका किया आभार व्यक्त। योग दिवस पर पीएम मोदी ने यूएन मुख्यालय में किया योग। 180 देशों के प्रतिनिधि और कई बड़ी हस्तियों ने भी साथ दिया भारत के इस प्राचीन विचार के साथ। अर्थव्यवस्था की जमीन से मोदी की पुकार। दुनिया के दिग्गज पधारे हमारे देश। इंडिया 360 की कवर स्टोरी में संपूर्ण विश्लेषण है हर देश। किसान आंदोलन पर जैक डॉर्सी के दावे को इलॉन मस्क ने किया खारिज। कहा, जहां काम वहीं का कानून मानना जरूरी। एनडीए में शामिल हुई जीतन राम मांझी की पार्टी। संतोष मांझी ने किया ऐलान। दिल्ली में अमित शाह से मिले थे जीतन राम मांझी। लाइफ हाई पर बंद हुए बाजार। सेंसेक्स ने 63,500 का आंकड़ा पार किया तो निफ्टी 40 अंकों की बढ़त के साथ 18,850 के पार बंद। तो अमेरिका के 3 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे और यहां पर इस बड़े कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कार्यक्रम में न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम, शेफ विकास खन्ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी समेत 180 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग कार्यक्रम में कहा कि योग का मतलब है यूनाइट करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दुनिया के किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, एथनिसिटी सबको एक जोड़ में, एक सूत्र में पिरोता है और इसीलिए ये यूनिवर्सल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था और योग दिवस मनाने के लिए पूरी दुनिया भारत के साथ आई। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत की पुरानी संस्कृति और कॉपीराइट से फ्री विधा है। I am told that almost every nationality is represented here today. And what an amazing cause to bring us all together, yoga. Yoga means to unite. So your coming together is an expression of another form of yoga. I remember about 9 years ago, right here at the UN, I had the honor to propose celebrating the International Day of Yoga on 21st June. It was wonderful to see the entire world come together to support the idea back then. और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश में भी सुबह सुबह तमाम मंत्री दिग्गजों ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और आसन किए, योगाभ्यास किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत पर योग किया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में योग करते हुए नजर आए, जबकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुग्राम में तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी नोएडा में योग करती हुई नजर आई। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जबलपुर में योगासन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में योग किया। रेल मंत्री ओडिशा के बालासोर में योग करते नजर आए।
और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। जिस भारत को दुनिया सपेरों का देश कहती थी, उसी भारत के लिए आज दुनिया कह रही है कि वी आर इनक्रेडिबली एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए सुनहरे भविष्य की गारंटी भी है। आखिर कौन ऐसी नाव पर सवार नहीं होना चाहेगा जो क्षितिज के उस पार की रोशनी में ले जाने की गारंटी देता हो, जो सबसे तेज गति से चलने के साथ साथ हिचकोलों के कम से कम जोखिम का विश्वास दिलाती हो। भारत उभर रहा है हर पैरामीटर और हर आंकड़े और पैमाने पर, और दुनिया भी भारत की इस उभरती हुई स्टोरी में खुद को भागीदार बनाना चाहती है। एक तरफ दुनिया में मंदी का खतरा है, मंदी की चपेट में दुनिया है, तो भारत 7.2% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। यूरोप, अमेरिका महंगाई से त्रस्त हैं, तो भारत महंगाई से न सिर्फ उबर चुका है बल्कि आगे भी बढ़ने की कोशिश कर रहा है। दुनिया की रफ्तार सुस्त है, तो भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। दुनिया का कंज्यूमर सिमट रहा है, तो भारत में कंज्यूमर का एक नया वर्ग तैयार हो रहा है। दुनिया चीन से अपनी मैन्युफैक्चरिंग समेट रही है, तो भारत एक नई फैक्ट्री के रूप में बनकर उभर रहा है। भारत से दुनिया की बड़ी कंपनियों के लगातार बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। दुनिया युद्ध में बटी हुई है, तो भारत की मजबूत स्वतंत्र विदेश नीति सबको आकर्षित कर रही है। दुनिया की सबसे किफायती और दक्ष लेबर मार्केट भारत में है और सुनहरे भविष्य की गारंटी दे रही है। अपनी पहली स्टेट विजिट पर अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया। यूएन लीडरशिप और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सेलिब्रेशन से पहले पीएम मोदी ने अमेरिका के दिग्गज बिजनेसमैन और बड़ी शख्सियतों से मुलाकात की। इन बिजनेसमैनों में से एक थे एलन मस्क भी। स्पेस कंपनी स्पेसएक्स और इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने कहा कि वो भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित हैं और उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े देशों में भारत एक ऐसा देश है जहां बिजनेस के लिहाज से सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। सिर्फ एलन मस्क ही नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम दिग्गज कारोबारी यही बात कहते आए हैं। कुछ दिनों पहले जो तमाम रिपोर्ट्स आई हैं वो भारत के सुनहरे भविष्य को तस्दीक करती हैं। अब सवाल यह है कि निवेश को लेकर बड़े बिजनेसमैन, बड़े कारोबारी, बड़े दिग्गज भारत की ओर क्यों देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की सरजमी से दुनिया का आह्वान किया है कि आइए हमारे देश पधारिए, यहां निवेश कीजिए। लेकिन क्या वाकई में भारत पूरी दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार है, या कोई संभावनाएं अभी और बाकी हैं, जो चुनौतियां हैं उनसे पार पाना अभी बाकी हैं। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट और एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन अजय बग्गा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। बग्गा सर, सबसे पहले तो रिदम देसाई हो, चाहे दुनिया के आप कोई भी प्रेडिक्शंस ले लीजिए, रिसेंट पास्ट में अगर हम रेटिंग्स को छोड़ दें तो कोई भी ऐसा दिग्गज कारोबारी नहीं है, दिग्गज इंस्टीट्यूशंस नहीं है ग्लोबल, जो भारत की संभावनाओं से इनकार कर रहे हो, भारत की तरफ ना देख रहे हो। क्या आपको लगता है सर कि हम उस लॉन्च पैड में अब पहुंच चुके हैं जहां से खुले दिल से बस इंडिया को दुनिया का स्वागत करना है और दुनिया के सुनहरे भविष्य की गारंटी भारत बनेगा? देखिए, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। जैसे आपने बहुत अच्छी तरह समीक्षा की, हमारे पास पॉपुलेशन है, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हमारे पास रूल ऑफ लॉ है, प्रोटेक्शन है, प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन है, और हमारे पास एक विकसित वर्कफोर्स है जो टेक्निकली बहुत क्वालिफाइड है। तो नेचुरल एडवांटेज भारत के पास बहुत है। इतना बड़ा कोस्ट लाइन है और इससे ट्रेड भी आसान हो जाती है। तो एक डोमेस्टिक मार्केट है जो बहुत ही बड़ा मार्केट और बढ़ता जा रहा है, और साथ में उपलब्धि ऐसी है कि आपके पास बहुत नेचुरल एडवांटेज हैं भारत में मैन्युफैक्चर करने के या भारत से सर्विस एक्सपोर्ट करने के। तो
अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं दीपक जी, बट मैं अभी देख रहा था इंटेल का वक्तव्य। $50 बिलियन इंटेल डाल रहा है सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने में कई देशों में, इजराइल से लेकर पोलैंड से लेकर जर्मनी में, और हर देश उनको सब्सिडी दे रहा है। हमारा भी सेमीकंडक्टर्स का सब्सिडी घोषित हुआ है, बट इंटेल जैसा या नेविडिया जैसा या आर्म जैसा अभी तक कोई घोषणा नहीं आई। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, बट इसको हासिल करने में अभी भी बहुत काम करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि लोग आते जाएंगे, हमारे दरवाजे खुले हैं। वियतनाम से लेकर बांग्लादेश से लेकर मेक्सिको से ब्राजील, पूरा ईस्टर्न यूरोप तैयार है ये एफडीआई लेने के लिए और चाइना +1 से बेनिफिट करने के लिए। अगर हम इसमें सक्षम नहीं रहे तो गाड़ी छूटने का भी डर है दीपक। सर, आपको क्या लगता है ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर भारत को काम करने की आवश्यकता है? आपने बिल्कुल सही कहा, सिर्फ ये मानते हुए कि दुनिया का हम सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट बन जाएंगे और यंग जो कंज्यूमर होगा हमारा 30 साल से कम उम्र का, वो तो हम 2030 में सबसे बड़े मार्केट हो जाएंगे। लेकिन हम सिर्फ इस भरोसे नहीं बैठ सकते कि हमारे पास कंज्यूमर है, हमें और क्या क्या करना होगा सर? देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब केंद्रीय सरकार की तरफ से बहुत ऐसी पॉलिसीज बनाई गई, बट आपको काम करना है। जो लोकल इंस्पेक्टर आएगा, सैनिटरी इंस्पेक्टर आएगा, बिल्डिंग इंस्पेक्टर आएगा, लेबर इंस्पेक्टर आएगा, उस लेवल पे, मुफस्सिल लेवल पे बहुत रिफॉर्म्स चाहिए। तो ये वेलकम करना पड़ेगा वेल्थ क्रिएटर्स को और विदेशी निवेश को। ये कई क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छा किया है। पीएलआई के ड्यूरिंग जो काम हुआ है दीपक जी, वो बहुत अच्छा हुआ है। स्पेशली ये आप मोबाइल फोन्स का जो एक्सपोर्ट देख रहे हैं, अब उसमें वैल्यू एडेड हमें और करना है। बेस्ट होगा अगर चिप भी यही बने और स्क्रीन्स भी यही बने और केवल हम असेंबल ना करें। बट फिर भी 12,000 10,000 करोड़ महीने का एक्सपोर्ट करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे ही टेक्सटाइल्स में देखिए, कहीं हम पीछे छूट गए और छोटा देश बांग्लादेश भारत की टक्कर में आ गया। तो पॉलिसीज सेक्टर वाइज चाहिए, ईज ऑफ बिजनेस चाहिए और लोगों को प्लांट लगाने के लिए। अच्छी बात क्या है कि आज भी जो आंकड़े आए, एक देशी ब्रोकरेज की आज रिपोर्ट में पढ़ रहा था दीपक जी, कैपेक्स पे, और लगभग 8.5 लाख करोड़ इस वित्तीय वर्ष में भारतीय कंपनियां कैपेक्स में लगा रही है। भारत सरकार तो 10 लाख लगा ही रही है, बट कंपनियां भी शुरू हो गई हैं। तो एक मोमेंटम जरूर है, बट ये चांस है चाइना को टक्कर देके बहुत सारी इंडस्ट्रीज भारत में लाने का। बहुत अच्छा काम हुआ है, बट हमें इस पे बैठे नहीं रहना, क्योंकि सारे देश ऐसे ही देख रहे हैं कि किस तरह से वो अट्रैक्ट करें। यहां तक कि अमेरिका भी इतना, उनका जो इन्फ्लेशन एक्ट आया वो एक्चुअली इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट है, और उसमें वो $350 बिलियन दीपक जी दे रहे हैं अपनी इंडस्ट्रीज को फिर से घरेलू क्षमता बनाने के लिए, ताकि चीन के ऊपर उनकी निर्भरता कम हो। तो ये जो नियर शोरिंग। जी सर, एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आपने उसका जिक्र भी किया, आपने वियतनाम का जिक्र किया, आपने बांग्लादेश का जिक्र किया। इंटेल के हवाले से अगर मैं बोलूं या दूसरी कंपनियों के हवाले से बोलूं, क्या भारत निवेश के लिए अभी भी मार्केट इतना बड़ा है कि आपको निवेश भी ज्यादा लाना पड़ेगा? क्या ऐसी सोच है? वियतनाम की छोटी इकोनॉमी है, वहां पर छोटा निवेश से भी काम चल जाएगा, बांग्लादेश में भी छोटे निवेश से काम चल जाएगा। भारत में आपको निवेश के लिए सोच समझना पड़ेगा, बड़ा मार्केट है, बड़ा निवेश चाहिए होगा। क्या ये वजह तो नहीं है कि भारत में सोच समझकर कंपनीज आएंगी या थोड़ा सा ज्यादा पैसा इकट्ठा करके आएंगी? नहीं, वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप सप्लायर ऑफ चॉइस दुनिया के लिए बन रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल भारत, उल्टा एडवांटेज है कि जो हम बनाते हैं वो हम कंज्यूम भी कर सकते हैं। तो जो ऐसी आबादी या सरप्लस नहीं है। अब थाईलैंड देखिए, जिस तरह से ऑटो का हब बना थाईलैंड, उसके पास आबादी नहीं है जो कंज्यूम कर सकती है, वो एक्सपोर्ट हो रहा है वहां से। वियतनाम में इंटेल का प्लांट जब लगा, मैं ईयर नहीं बोलूंगा क्योंकि उससे पता लग जाएगा, मैं लेके गया था एक बड़ी कंपनी को
और उस टाइम की सरकार के पास वो इतना मुंह खुल जाता है लोगों का भारत में काम करने के लिए, कुछ भी देने के लिए। एक रिटेल कंपनी के हेड को लेके गया एक रीजनल गवर्नमेंट के पास, वो मंत्री ने पहले 1 घंटा बिठाई रखा, लेट आए, फिर एक कार्ड फेंक के कहते हैं तुम ये आलू का प्लांट लगा दो 50 करोड़ का और फिर तुम्हें सब मिल जाएगा। उसने बोला मैं आलू वगैरह नहीं करता हूं, मैं रिटेलर हूं और यहाँ आपके एक कर्टसी कॉल पे आया हूं। और बाहर निकल के उन्होंने कहा इस आदमी को कभी मेरे से मत मिलवाना फिर से। तो ये असलियत है, ये जरूर बदला है, बहुत बदला है 2014 के बाद। बट आप जब लोकल लेवल पे पहुंचते हैं, वो जो इंस्पेक्टर राज है वो अभी भी जारी है। अभी आप अगर कहीं पे भी किसी बिल्डिंग में, अपने ऑफिस में ही आप एक कांच बदलने जाएंगे ना, तो वो कमेटी वाले आ जाते हैं वीडियो लेते हुए, और वो लेवल तय है, पर स्क्वायर फुट इतना देना पड़ेगा, इतना काम करा के लिए। इस तरह की जो चीजें बदलनी पड़ेगी वो है। वो वियतनाम, बांग्लादेश में ऐसा नहीं है वहां करप्शन नहीं है, बट वहां आप देखिए जिस तरह से चाइना से इंडस्ट्रीज मूव हुई, वियतनाम का अपना कंजप्शन मार्केट नहीं है। अभी उनका इतना हो गया कि उनके पास रियल एस्टेट नहीं है ऑफिसेस के लिए। इतना हमारे पास एडवांटेज है, भारत का नेचुरल एडवांटेज बहुत बड़ा है, बट जो लोकल लेवल करप्शन है वो होल्ड बैक करती है। ये एक थोड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने ये भी कही। मैं थोड़ा सा इसका मतलब ये भी निकाल रहा हूं कि जब वियतनाम में सब कुछ भर जाएगा, हम तब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वो चाइना से सीधे भारत क्यों नहीं आए, ये हमें थोड़ा सोचना होगा। अब वियतनाम में ऑफिस खोलने की जगह नहीं बची है, तब जाके वो इंडिया में आएंगे, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। लेकिन सर, एक जो ग्लोबल कंज्यूमर क्लास कही जाती है, क्या इसको इग्नोर किया जा सकता है? $12 अ डे, पीपीपी 2017 की अगर तुलना में देखें, $12 अ डे जो कि ग्लोबल कंज्यूमर क्लास को डिसाइड करती है, ये $12 अ डे का जो मार्केट है इंडिया में, इसी साल 2023 में 3.5-4 करोड़ के ऐसे हमारे यहां ग्लोबल कंज्यूमर क्लास पैदा हो जाएगी। क्या हम इस उभरती हुई कंज्यूमर क्लास को इग्नोर कर सकते हैं सर? क्या नहीं, हम नहीं कर सकते, बट हमें पॉलिसीज बहुत पैनी रखनी पड़ेंगी। अब देखिए, चाइना ने जो सर्विस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनियां थी, फेसबुक हो, गूगल हो, कोई भी हो, उसको अंदर नहीं आने दिया। उन्होंने अपनी कंपनियां बनाई, तो वैल्यू एडिशन चाइना में हुई। आज आप 400 मिलियन कंज्यूमर तो दे देते हैं। टेस्ला के साथ क्या बात चल रही थी? टेस्ला ने कहा मुझे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने दो, तो हमारे मंत्रियों ने यही कहा कि आप शंघाई में बनाएंगे तो वैल्यू सारा चाइना में होगा और भारतीय पैसे देंगे, उसके लिए मैं ड्यूटी भी काट के आपको दे दूं। ये कहाँ की बात है? आप ये बोल रहे हैं कि मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, देखते हैं कैसे चलता है वो। ये बात है कि अगर ये कंपनियां चीन में कर सकती हैं फंक्शन, तो भारत तो बहुत आसान है। यहाँ जान माल का नुकसान नहीं होता, आपका प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड है, रूल ऑफ लॉ है, अकाउंटिंग बहुत अच्छा है। जहां चाइना में सीज हो जाता है प्रॉपर्टी, यहाँ नहीं होता है, आपको प्रोटेक्शन है। तो बहुत हमारा पॉजिटिव भी है, बट ये है कि हमारा नंबर बड़ी देर से आता है। दीपक जी, आप देखिए, पोलैंड यूक्रेन के साथ लगा हुआ है, तो रशिया अगर बढ़ेगा, बेलारूस के साथ लगा हुआ है, बेलारूस में न्यूक्लियर मिसाइल आ गए हैं रशिया के, उसमें इंटेल बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के चिप प्लांट लगा रहा है। वो हमारे देश में क्यों नहीं लगा रहा है? इसका हमें जरूर कुछ आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्यों ये देश, या इजराइल में वो लगा रहा है, अरब्स के साथ इजराइल बैठा हुआ है। इजराइल में आपके पास बहुत सक्षमता है, अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं, बट भारत में उसके सामने 1000x नंबर ऑफ इंजीनियर्स अवेलेबल होंगे। बट सर, तो नेचुरल एडवांटेज। सर, आपके अनुभव से जरा बताइए सर, ये आपने जो ग्राउंड लेवल की बातें की हैं, कहा यह जाता है कि नई रिजीम में खासतौर से 2014 के बाद काफी कुछ बदला है। हालांकि ये बदलाव बीते 2-3 दशक से शुरू हो गए थे। मेरे ख्याल से 2000 के बाद से तो जो भी सरकारें आई हैं, हर किसी ने कोशिश ये की कि भारत में ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा दिया जाए, चाहे वो बीजेपी रही हो, यूपीए रहा हो, एनडीए रहा हो। क्या कुछ भी नहीं बदला सर? हम देखते हैं सर कि रेटिंग्स में लोगों का नजरिया नहीं बदल रहा है। कंपनीज, ग्राउंड रियलिटी शायद बदल रही है, लेकिन कंपनीज के नजरिए में वो रिफ्लेक्शन नहीं आ पा रहा है। तो हमारी जो इमेज है सर,
उसको और बेहतर करने के लिए हमें क्या करना होगा? और ये क्या इमेज ही खराब है या असल में ग्राउंड पे हालत खराब है सर इतने? मैं कहूंगा 91 के रिफॉर्म सबसे बेहतर थे। सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है, क्योंकि जो लाइसेंस परमिट कोटा राज बन गया था वो 91 में कटाया गया। फिर 2008 में जबरन रिफॉर्म करने पड़े। फिर 2014 में नए रिफॉर्म्स आए। अब ये जो पीएलआई वगैरह आया बहुत ही अच्छा है, बट लेबर रिफॉर्म अभी तक आपके नहीं आया। लैंड रिफॉर्म कोई सरकार इस देश में नहीं कर सकती, जैसे हमने देखा भी 2 बारी पलटवार हो गया। फार्म्स सेक्टर देखिए, वो बिचौलिए खा रहे हैं सारा पैसा, फार्मर को बहुत कम मिलता है। बीच में आपकी इतनी डिस्ट्रीब्यूशन चेन है जो पॉलिटिकली ब्लेस्ड है। आपके एपीएमसी सारे पॉलिटिकल पार्टीज कंट्रोल करते हैं, तो ऑन द ग्राउंड बहुत मुश्किल है। बड़ी कंपनियां कर लेती है। मैं बड़े बड़े बैंक्स में काम करता था, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। बट जब हम एटीएम लगाते थे दीपक जी 1990 के शतक में, मैंने भारत में सबसे ज्यादा एटीएम लगाए। जब एटीएम आया ही नहीं था भारत में, हमें ऐसे नोटिस आ जाते थे कि आप ड्रेनेज ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि आपने साइनेज लगाया बाहर एटीएम के बाद। और साइनेज आपका ऊपर है, उसका पानी से लेना देना नहीं है। वो सैनिटरी इंस्पेक्टर आके और फिर आप पैसे दे दो तो। और हमारा एंटी करप्शन रूल्स बड़े तेज होते हैं, तो 3-3 साल हमारा काम नहीं होता था क्योंकि हम लीगली उसको फॉलो करते थे। वो कोर्ट्स में अटक जाते थे जाके। अब क्या है, बड़ी कंपनियों के लिए आसान है। छोटे मझोली जो कंपनियां हैं उनके लिए अभी भी मैं कहूँगा आसानी नहीं है। लोकल लेवल, स्टेट लेवल्स पे अभी भी बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। बट ये जो चाहिए भारत के लिए, जो चाहिए हमें टारगेट करना चाहिए, ये 500 बड़ी कंपनियां हैं विश्व की, इनको हमें प्रोत्साहित करना है। हम कोई उनको एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूं, लेवल प्लेइंग फील्ड रखिए। भारतीय कंपनियां भी अच्छा करनी चाहिए, बाहर की कंपनियां भी। किसी के लिए एक्स्ट्रा नहीं मैं मांग रहा हूं, बट इतना तो देखिए कि बाकी देश क्या दे रहे हैं। वो आपका जो एम्बेसडर उधर बैठा हुआ है उसको रिपोर्ट्स भेजने चाहिए, भाई ये इंटेल ने पोलैंड में लगाया, जबकि वो रशिया से 5 मिनट का दूरी है। अगर मिसाइल आती है तो वो $10 बिलियन क्यों डाल रहा है इंटेल, या इजराइल में क्यों डाल रहा है, एटलीस्ट वो बताएं। और यहां क्यों नहीं हुआ? जो ये देखता है, ये जो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैठा हुआ है, जो ये देख रहा है, उसका क्या जवाब है कि इंटेल क्यों नहीं आया भारत में? ये मैं पूछ रहा हूं। एब्सोल्युटली सर, मुझे लगता है कि ये बारीक चीजों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में तो हम बोल देते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक ठाक है भी, ऐसी बात नहीं है, काफी परिवर्तन आया है, काफी हमारी अच्छी जर्नी रही है, आगे के प्रोजेक्शंस भी अच्छे हैं। लेकिन जो बॉटलनेक्स हैं और जो डेडलॉक्स हैं उनको आपको बारीक नजर से मैच्योरिटी के साथ सुलझाना होगा। अगर आपने वहां पर नहीं सुलझाया तो फिर वही कहानी हो जाएगी कि हम देखते रह जाएंगे और ये जो अपॉर्चुनिटी का जो बॉल है ये पूरी दुनिया में घूमता रहेगा। जब चीज़ें, जैसे वियतनाम का एग्जांपल आया, जब वहाँ पर चीज़ें फुल हो गई तब हमारा नंबर आ रहा है साहब। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें आगे बढ़ना है तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ हट के बातें भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अजय सर, आपसे बात करके हमेशा ऐसा ही लगता है कि वास्तविकता भी नजर आ जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि एक तरफा एक पिक्चर दिखाई दे रही है, लेकिन फिर आप जो फैक्ट्स लेकर आते हैं उसके बाद जो धरातल की असली सच्चाई है उसका पता लग जाता है। बहुत हाँ बोलिए सर, बोलिए। और एक अच्छा एग्जाम्पल भी दूंगा। मेरे एक पुराने जानकार हैं, उनका प्लांट था दीपक जी, और इतनी मारामारी चल रही थी, इतना एक्सटॉर्शन हो रहा था, और वो एक स्टेट में गए और विदाउट एनीथिंग उनको जाके मिले, जी मुझे ये प्लांट है मेरा, यहाँ रिलोकेट करना है। एक दिन में उनको बिजली, पानी, लैंड मिल गई, और फिर वो बैठे, हाँ जी और क्या? तो वो सामने जो आईएएस थे उन्होंने पूछा, हाँ जी आप क्या बोल रहे हैं और क्या? नहीं आपकी कुछ है क्या डिमांड? बोले नहीं, हमें तो आप नौकरियां लाइए। वो पूरा प्लांट उस प्रांत से उठा के नए प्रांत में चले गए। तो ऐसा भी हो रहा है दीपक जी, ऑन द ग्राउंड ऐसी स्टोरीज भी हो रही हैं। जो लोग हमारे आईएएस वाले काम कर रहे हैं, बट बहुत जरूरत है ये परकोलेट करे। जो ये नेता बाबू नेक्सस बन गया ना इतने 75 सालों का, और कि भाई जो जिस आदमी को दबोच लो पैसे निकालो, वो
जो ये जी जिनपिंग ने जैसे 4 लाख लोगों को जेल में डाला करप्शन के लिए, उस तरह की मुहिम चाहिए कि आम करप्शन जो आम वेल्थ क्रिएटर को तंग करती है। बड़ी कंपनियों वो मैनेज कर लेते हैं, पर जो मझोली कंपनियां हैं उनके लिए तो ये भी था। ये आपने सही कहा कि ये सहृदयता की और ये जो ईमानदारी की जो कहानियां हैं, ये स्टैंड अलोन नहीं होनी चाहिए, ये स्कैटर्ड नहीं होनी चाहिए, ये पूरे देश की कहानी होनी चाहिए। ये किसी एक आईएएस की कहानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये देश के पूरे प्रशासनिक तंत्र की एक समूची कहानी होनी चाहिए, तब जाके मजा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर से बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच सर। टेस्ला के सीईओ और ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क ने पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के उन दावों को खारिज कर दिया है जिनमें उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान कुछ ट्विटर हैंडल्स ब्लॉक न करने पर ट्विटर को बंद करने और अफसरों पर रेड की धमकी की बात कही थी। मस्क ने कहा है कि ट्विटर के पास स्थानीय सरकार की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। अगर वो स्थानीय कानूनों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा। मस्क ने साफ साफ कहा कि अमेरिका का जो कानून है वो पूरी दुनिया पर लागू नहीं कर सकते। मोदी सरकार पर ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के आरोपों की हवा निकल गई है। जैक डॉर्सी का झूठ बेनकाब हो गया है। डॉर्सी का झूठ किसी और ने नहीं बल्कि ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने किया है। एलन मस्क ने आज न्यूयॉर्क में पीएम मोदी से मुलाकात की। मस्क ने खुद को पीएम मोदी का फैन बताया और ट्विटर को लेकर विवाद पर मीडिया से खुलकर बात की। एलन मस्क ने साफ कहा कि जिस देश में काम करते हैं उसका कानून मानना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी। Yeah, I mean, Twitter doesn't have a choice but to obey local governments. You know, if we don't obey local government laws, then we will get shut down. So the best we can do is really to hew close to the law in any given country. But it is impossible for us to do more than that, or we will be blocked and our people will be arrested. So one cannot just apply, America to Earth, because Earth is not. They have different rules and regulations and different forms of government. So, but we'll do the best to provide the freest speech that is possible under the law. जी बिजनेस पर सर्विस चार्ज के नाम पर वसूली के खिलाफ चली मुहिम के बाद देश के कई होटल और रेस्टोरेंट ने सर्विस चार्ज लेना बंद कर दिया था, लेकिन दिल्ली समेत कई हिस्सों में ये कुछ हिस्सों में जारी रहा। इसे लेकर नोएडा के एक रेस्टोरेंट में मारपीट की घटना भी सामने आई और फिर हमने इस पर अपनी मुहिम को आगे बढ़ाया। हमारी इस मुहिम के बाद उपभोक्ता मामलों के सचिव ने रेस्टोरेंट संगठन को चिट्ठी लिखी है और साफ कहा है कि सर्विस चार्ज टिप है पर यह जरूरी नहीं है। हमारे साथ थोड़ा सा और विस्तार से बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट और जाने माने अधिवक्ता विराग गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। विराग जी, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपसे चर्चा हो ही रही थी कि जब तक स्पष्टता नहीं होगी नियमों में, जब तक भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, तब तक क्या इसी तरह से कंज्यूमर और रेस्टोरेंट ओनर्स जो हैं या स्टाफ लड़ते रहेंगे? दीपक जी, हम लोगों की इस बारे में 2 दिन पहले विस्तार से बात हुई थी और मैं कुछ और नए बातों पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसके पहले इस बात की प्रशंसा करना चाहता हूं कि मीडिया की जो भूमिका होती है लोगों को जागरूक करने की, लोगों के हितों की रक्षा करने की, उस पर आप और जी बिजनेस बहुत बखूबी से काम कर रहे हैं। धन्यवाद। चाहे लोन ऐप्स का मामला हो या डेटा सिक्योरिटी का मामला हो या कंज्यूमर्स के हितों का मामला हो। तो अब अगर हम इसमें पुराने ऑर्डर्स को देखें, हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए हैं, उस हाई कोर्ट के ऑर्डर में 2-3 बड़ी दिलचस्प बातें हैं। और दिलचस्प बात उसमें ये है कि हाई कोर्ट में शुरुआत में जब स्टे लगा था तब सरकार ने इसमें विस्तार से जवाब नहीं दिया था और सरकारी पक्ष सुने बगैर, जवाब को सुने, उसमें लिखित जवाब को सुने बगैर ये स्टे ऑर्डर अगली तारीख तक के लिए दिया गया था, जो बढ़ता जा रहा है। इसलिए सरकारी पक्ष सुनने के बाद हो सकता है कि स्टे खत्म हो जाए। दूसरा, हाई कोर्ट ने होटल एसोसिएशन वालों से बोला था कि वो सारे अपने मेंबर्स की लिस्ट दें
जिसमें ये बताया जाए कि कौन लोग ये कंपलसरी सर्विस चार्ज में सहमत हैं, कौन लगाना चाह रहे हैं, कौन नहीं लगाना चाह रहे हैं। और मुझे नहीं मालूम है कि ऐसी कोई लिस्ट दी गई या नहीं दी गई। तीसरी बात, उसमें एक दीवान चमनलाल कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र है जो 1958 का है। उसमें ये कहा गया है कि सर्विस चार्ज लिया जा सकता है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बताया गया है कि 10% वेलफेयर फंड में जाएगा, 45% एम्प्लॉइज़ के पास जाएगा, 15% जो मालिक हैं उनके उसमें जाएगा, और बकाया 30% का भी अलग से उसमें तरीका बताया गया था। अब सवाल ये है कि जब 2 दिन पहले डिबेट हुई थी, उसमें होटल एसोसिएशन के मालिक बोल रहे थे कि हमारी मनमर्जी है, हम जैसा चाहें करें। हाँ। उन्होंने ये भी इंप्रेशन देने की कोशिश की कि वो फूड आइटम्स के अगेंस्ट को वो स्प्लिट करके सर्विस चार्ज के नाम पे ले रहे हैं। नहीं, अगर सर्विस चार्ज वो ले भी रहे हैं तो कानूनी तौर पर बाध्यता है उसको सही तरीके से खर्च करने की, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल सर, ये आपने ये बड़ा शानदार पहलू बताए हैं। और एक बार मैं जरा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की जो चिट्ठी गई है इनमें मुझे ना थोड़ा सा मेरा मार्गदर्शन भी कीजिए। मुझे सरकार की थोड़ा सा लाचारी का भी इससे आभास हो रहा है। अब ये ठीक है, हम इसको मानते हैं क्योंकि मामला सब जुडिश है, हाई कोर्ट की अभी पेंडिंग है, इसका उन्होंने जिक्र किया भी है। लेकिन ये अभी भी जो हवाला दे रहे हैं कि हमारा जो सिद्धांत रहा है अतिथि देवो भव, उसका आप पालन कीजिए। हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने मेंबर्स को, अपने एसोसिएशन में जो हैं उनको इंसिस्ट मत कीजिए लेविंग ऑफ सर्विस चार्ज ऑन कंज्यूमर्स ऑन अ मैंडेटरी बेसिस। ऐसा लग रहा है कि अभी भी बहुत ही एक सेफ कॉर्नर लेते हुए याचक की भूमिका में सरकार अभी भी नजर आ रही है। सिर्फ दरख्वास्त ही कर सकती है, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकती। क्या ऐसी लाचारगी की स्थिति का भान आपको भी हो रहा है सर? मैं नहीं समझता हूं कि लाचारगी है, क्योंकि जो जुलाई 2022 की गाइडलाइंस हैं, अगर उस पर सख्ती से अमल होने लगेगा तो मैं समझता हूं होटल एसोसिएशन के लिए बड़ी असुविधा की स्थिति हो जाएगी। और मैं एक प्रूडेंट व्यक्ति होने के नाते उनको सलाह दूंगा, क्योंकि जो गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस के 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि आप सर्विस चार्ज ले नहीं सकते हैं। दूसरा पहलू ये है कि सर्विस चार्ज किसी नाम से नहीं ले सकते हैं। तो मध्यम मार्ग निकालते हुए होटल एसोसिएशन को वॉलंटरली ये निर्णय लेना चाहिए कि वो सर्विस चार्ज का नाम बदल के स्टाफ वेलफेयर फंड या वेटर्स चार्जेस या टिप चार्जेस करके ले, जिससे कि अभी 2 तरीके की दिक्कत है। पहली दिक्कत ये है कि सर्विस टैक्स के धोखे में लोग सर्विस चार्ज दे रहे हैं। दूसरी दिक्कत यह है कि सर्विस चार्ज देने के बावजूद लोगों के मन में नैतिक संकट रहता है कि उनको टिप देनी है। तो लोगों को पता रहना चाहिए, और जब डिस्प्ले करते हैं तो डिस्प्ले इस तरह से नहीं करना चाहिए कि हम सर्विस चार्ज लेते हैं। डिस्प्ले इस तरह से करना चाहिए कि सर्विस चार्ज ऑप्शनल है और सर्विस चार्ज देने के बाद टिप नहीं लगेगी। सरकार की लाचारी की अगर बात करें तो सरकार ने 2016-17 में भी आदेश निकाले थे, 2022 में भी आदेश निकाले, और चूंकि कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन के मामलों में सीमित अधिकार रहते हैं, इसलिए हाई कोर्ट ने उनकी व्याख्या करते हुए प्राथमिक तौर पर स्टे दिया है। पर इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट का टेक्निकली अगर देखें तो जुरिस्डिक्शन दिल्ली में ही है, भले कंज्यूमर अफेयर्स पार्टी है। अगर कोई दूसरा हाई कोर्ट अगर या कोई दूसरी अथॉरिटी अगर इसमें अगर वहां पर आदेश हो जाता है तो दूसरे राज्यों में इस आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। ये आपने इंपॉर्टेंट बात बोली। एक मिनट सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। मैं लाचारगी क्यों कह रहा था, क्योंकि ये मामला पेंडिंग है हाई कोर्ट में। ऐसा लग रहा था कि सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, जिन गाइडलाइंस का आप हवाला दे रहे हैं उन्हीं पर स्टे लगा है। ऐसे में सरकार के हाथ बंधे हुए हैं जब तक मामले में अंतिम आदेश जारी नहीं हो जाता, ऐसा मोटा मोटा भान होता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ दिल्ली का मामला है, बाकी जगह से अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर तो कार्रवाई की जा सकती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। नहीं, चूंकि नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, चूंकि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री पार्टी है और उनका सर्कुलर स्टे हुआ है, तो टेक्निकली ये पूरे देश में लागू है। लेकिन दूसरे राज्यों की हाई कोर्ट से दूसरे तरीके के आदेश हो सकते हैं, ये एक बात है। दूसरा, इसमें जो सर्विस चार्ज लेने के बावजूद उसका इस्तेमाल है
उसके इस्तेमाल के लिए जो गाइडलाइंस का पैरा 9(4) है उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश दिए गए हैं। तो कलेक्टर अपने इलाके के होटल एसोसिएशन के लोगों से पूछ सकते हैं कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद अगर आप सर्विस चार्ज ले रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। वो सर्विस चार्ज अगर होटल एसोसिएशन वाले, होटल के मालिक अपनी जेब में ले रहे हैं तो ये अमानत में खयानत है और इसमें जो कलेक्टर हैं वो कार्रवाई कर सकते हैं, उनके पास पूरे अधिकार हैं। और मैं समझता हूं कि होटल एसोसिएशन वाले एक सही निर्णय लेते हुए इस मामले में कानूनी लिटिगेशन से बचेंगे, क्योंकि उससे सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा और वो उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। ठीक है सर, अब मुझे बताइए कि सरकार के पास अब उपाय क्या है? क्या सरकार इसी तरह से सिर्फ चिट्ठी लिखकर, मीठी मीठी बातें करके सिर्फ याचक की भूमिका में ही सिर्फ याचना करती रहे, या सरकार के पास एक ऑप्शन है भी कि भले ही मामला सब जुडिस है लेकिन हमारे पास ये रास्ता भी है? क्या एक रास्ता कानून का होता है? हो सकता है सर कि एक कानून ड्राफ्ट हो, बिल आए, पार्लियामेंट में पारित हो और उसके बाद एक ठोस कानून बने ताकि भ्रम की स्थिति दूर हो। क्या ये एक रास्ता है क्या सरकार के पास? मैं नहीं समझता हूं इसमें कानून बनाने की जरूरत है। सरकार अगर इस बारे में चाहे तो एक हफ्ते में सख्ती से नियमों को अमल कर सकती है। पहला कि इन होटल एसोसिएशन के लोगों से चिट्ठी लिख करके पूछें कि आपके कितने लोगों ने, कितने मेंबर्स ने, कितने होटल वालों ने जो हाई कोर्ट में मामला दिया है उसके लिए कंसेंट दिया है। एसोसिएशन का जाना अलग है, मेंबर्स की सहमति अलग है। अच्छा। दूसरा कि कितने होटल वाले कंपलसरी ले रहे हैं और हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्होंने डिस्प्ले लगाया है। तीसरा, चूंकि सरकार इस पे सर्विस टैक्स भी लेती है तो ये पूछे कि जो आपने सर्विस ये जो लिया है, चार्ज ले रहे हैं, क्योंकि अगर हाई कोर्ट का आदेश मान लीजिए कि रद्द हो जाता है, स्टे खत्म हो जाता है, तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद जितना पैसा इकट्ठा किया गया है वो कायदे से पैसा या तो ग्राहकों को वापस मिलना चाहिए या फिर वो पैसा सरकारी खजाने में जाना चाहिए। इसलिए सरकार के पास पूरे पावर हैं, लेकिन उन पावर्स का एक ग्राहकों के हित में सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। बिल्कुल, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये जो भ्रम की स्थिति, हम तो बार बार यही कह रहे हैं, ये भ्रम की स्थिति ना रहे, क्योंकि जब तक भ्रम रहेगा तब तक ग्राहक और स्टाफ के बीच में हाथापाई की स्थिति आती रहेगी। बोलिए विराग जी संक्षेप में। सरकार को एक चिट्ठी तुरंत होटल एसोसिएशन को लिखनी चाहिए कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार भले ही स्टे हो गया है लेकिन फाइनल ऑर्डर आना बाकी है, इसलिए आप जितने पैसे इकट्ठा कर रहे हैं उन पैसे का पूरा हिसाब किताब रखिए। अगर स्टे खत्म हो जाएगा तो वो पैसा आपको सरकारी खजाने में या ग्राहकों को वापस करना होगा। ओके, हाँ, तो ये भी एक मुफीद जरिया हो सकता है लगाम कसने की, कि कम से कम जिस भाषा में होटल एसोसिएशन जिस रूप में इस पूरे मामले को देख रहे हैं कि साहब सब जुडिस है, तो उसी भाषा में जो है सरकार के पास भी विकल्प है कि वो उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया विराग जी इस तमाम जानकारी के लिए और इस विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र सरकार जल्द ही स्ट्रोक का मुफ्त इलाज कराएगी। ये वो बीमारी है जिसकी दवा बहुत महंगी होती है। खून के थक्के को डिसॉल्व करने के लिए जिन दवाओं का इस्तेमाल होता है वो बहुत महंगी होती है, मगर अब राज्य के लोगों को ये दवाएं मुफ्त में मिलेंगी। ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी जो ज्यादातर लोगों को किसी न किसी रूप से अपाहिज बना ही देती है, शारीरिक नहीं तो आर्थिक तौर पर। जी हाँ, इस बीमारी का इलाज इतना महंगा है कि ये लोगों को आर्थिक रूप से तोड़ देता है। गरीब तो इसका इलाज करा भी नहीं पाता है, वजह है महंगी दवाएं। मगर अब महाराष्ट्र में स्ट्रोक के इलाज के लिए जरूरी टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर यानी टीपीए इंजेक्शन मुफ्त में मिलेगी। बाजार में इस दवा की कीमत 30,000 रुपए के करीब है। महाराष्ट्र से पहले सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ये दवाएं मुफ्त में मिलती हैं। इन राज्यों में ये दवाएं नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, सीवीडी एंड स्ट्रोक यानी NPCDCS के तहत दी जा रही है। महाराष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने स्ट्रोक के उपचार और ट्रेनिंग के लिए एक MOU साइन किया है, जिसके तहत 5 जिलों में स्वास्थ्य कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसके तहत स्वास्थ्य केंद्रों में वितरण के लिए मुफ्त IEC या सूचना शिक्षा संचार सामग्री दी जाएगी। शिक्षण और प्रशिक्षण के बाद इस प्रोजेक्ट को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य के 5 जिलों में लागू किया जाएगा। इन जिलों में ठाणे, औरंगाबाद, पुणे, नांदेड़ और नासिक शामिल हैं।
पायलट प्रोजेक्ट के नतीजों को देखने के बाद इसे राज्य के बाकी जिलों में लागू किया जाएगा। सरकार इसके लिए सिटी स्कैन की व्यवस्था को भी मजबूत बनाएगी। क्लॉट का पेशेंट होता है, स्ट्रोक का जिसे पेशेंट कहते हैं, जो ब्रेन में क्लॉट हो जाता है, उसके लिए ये इंजेक्शंस बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप की बहुत भागीदारी महत्वपूर्ण है और सरकार की तरफ से जो ये किया गया काम है, जो पहल की जा रही है, वो बहुत बड़ा स्वागत योग्य कदम है। राज्य के सभी डॉक्टरों ने सरकार के इस फैसले का खुलकर स्वागत किया है। उनके मुताबिक जिस तरह की ये बीमारी है, उसमें समय पर सीटी स्कैन और टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर यानी टीपीए इंजेक्शन बहुत जरूरी होता है और ये दोनों चीजें बहुत महंगी पड़ती हैं। अब सरकार के प्रयास के बाद कोशिश ये होनी चाहिए कि स्ट्रोक के हर पेशेंट को ये चीजें वक्त पर मिल जाएं। सौरभ पांडे, जी मीडिया। क्रूज ड्रग्स केस से जुड़े रिश्वतखोरी और जबरन वसूली के मामले में नया ट्विस्ट आ सकता है। एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े जहां इस मामले में 23 जून तक गिरफ्तारी से बचे हुए हैं, वहीं अब खबर है कि सीबीआई केस को आगे बढ़ाने के लिए शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान से पूछताछ कर सकती है। आर्यन खान ड्रग्स केस से जुड़े रिश्वत और जबरन वसूली के मामले में सीबीआई जल्द ही शाहरुख खान और आर्यन खान से पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि दोनों से समीर वानखेड़े को लेकर पूछताछ हो सकती है। सीबीआई उनके बयान दर्ज कर सकती है। एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को कोर्ट ने 23 जून तक गिरफ्तारी से राहत दी है। समीर वानखेड़े पर आरोप है कि उनके कहने पर ही केपी गोसावी ने शाहरुख खान से आर्यन खान को ड्रग्स केस से निकालने के नाम पर 25 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन डील 18 करोड़ रुपए में तय हुई थी, जिसकी 50 लाख रुपए की रकम दे भी दी गई थी। दरअसल सीबीआई को इस केस की पड़ताल में कई अहम बातें पता चली हैं। सूत्रों के मुताबिक रिश्वत और पैसों के लेन देन को लेकर कुछ गवाहों ने बयान दिए थे, जिसके बाद से ही समीर वानखेड़े निशाने पर हैं। उनसे मई महीने में पूछताछ भी हो चुकी है। आर्यन खान ड्रग्स मामला जब सामने आया था तो कई राज बाद में खुले। ड्रग्स का कारोबार और पैसों के लेन देन की बात परत दर परत खुलती गई और अब सीबीआई इसकी पड़ताल में जुटी हुई है। दिन भर की बाकी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं टॉप न्यूज में। भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लश्कर आतंकी साजिद मीर का ऑडियो जारी किया है। इसमें साजिद मीर मुंबई हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकियों को निर्देश दे रहा है। अमेरिका ने कल ही काउंसिल की बैठक में साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव रखा था। चीन ने यूएन काउंसिल में लाए गए अमेरिका और भारत के इस प्रस्ताव को रोक दिया था। आज भारतीय विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रकाश गुप्ता ने इस पर भारत का पक्ष रखते हुए यूएन असेंबली में आतंकी का ऑडियो सुनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आज सुबह बिहार के वैशाली में एक सामूहिक कार्यक्रम में योग करते समय पशुपति कुमार पारस अचानक गिर गए। आसपास योग कर रहे लोगों ने उन्हें लुढ़कते हुए देखा तो संभाल लिया। तत्काल उन्हें प्राथमिक चिकित्सा दी गई। धूप से उन्हें हटाया गया। आसपास की भीड़ हटाई गई ताकि सांस में परेशानी ना हो। इसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में ले जाया गया। मुंबई में बीएमसी के कोविड सेंटर घोटाले को लेकर ईडी ने आज कई जगह छापेमारी की। ईडी की टीम ने इस सिलसिले में 16 से ज्यादा जगहों पर रेड डाले। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के करीबियों पर छापेमारी हुई। इनमें से कुछ लोग पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे के भी करीबी हैं, जिनके ठिकानों पर छापेमारी हुई है। उनमें बीएमसी अधिकारी, सप्लायर्स और आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कोरोना काल में कोरोना सेंटर में मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदने के मामले में घोटाले का आरोप लगाया था। इस मामले में बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल से भी पूछताछ की जा चुकी है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर एक वीडियो संदेश जारी किया है। इसमें सोनिया गांधी ने कहा है कि इस हिंसा ने अपने आपके राज्य में लोगों के जीवन को तबाह कर दिया और हजारों लोगों को उजाड़ दिया। सोनिया गांधी ने कहा कि इस हिंसा ने राष्ट्र की अंतरात्मा में गहरा घाव छोड़ा है। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसा अभी शांत नहीं हुई है। कल रात करीब 11:15 बजे राज्य के थंगजियांग में फायरिंग हुई। अधिकारियों के मुताबिक ऑटोमेटिक हथियारों से 15-20 राउंड फायर किए गए। अमूल कंपनी की मैस्केट अमूल गर्ल का आइडिया देने वाले और उसे बनाने वाले सिल्वेस्टर दाकुन्हा नहीं रहे। उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने 1966 में अटर्ली बटर्ली कैंपेन शुरू किया था, जो घर घर में पॉपुलर हुआ। यह विज्ञापन की दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाला कैंपेन है। सिल्वेस्टर दाकुन्हा ने मंगलवार रात मुंबई में आखिरी सांस ली। अमूल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। अमूल की सक्सेस में
उसकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन का बड़ा रोल है। नीले रंग के बाल, सफेद और लाल डॉट फ्रॉक पहनी अमूल गर्ल उसकी ब्रांड आइडेंटिटी बन चुकी है। और आइए अब बात बाजार की करते हैं। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी की रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स करीब 200 अंकों की बढ़त के साथ 63,523 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी 40 अंक चढ़कर 18,856 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक भी 93 अंकों की बढ़त के साथ 43,859 के लेवल पर क्लोज हुआ। पूरा एक्शन बताएंगे अरमान। देखिए आज हमारे मार्केट में आपको रिकॉर्ड क्लोजिंग जो है वहां पर होती हुई दिखी। बढ़िया आपको मूवमेंट आता हुआ दिखा। कई सारे स्टॉक्स में आपको बढ़िया जो है मोमेंटम आता हुआ दिखा। वहीं अगर निफ्टी गेनर्स की स्पेसिफिकली बात की जाए तो वहां पर आपको पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक, ओएनजीसी, एचडीएफसी, वहां पर आपको बढ़िया गेन्स जो है वहां पर आते हुए दिखे। लगभग 4% के आसपास की पावर ग्रिड में तेजी आई। एचडीएफसी बैंक में भी यहाँ पे ब्रोकरेजेस का भी जो है टारगेट उन्होंने वहां पर रेस करते हुए दिखे थे, उसके चलते भी यहाँ पे आपको मोमेंटम आता हुआ दिखा। हालांकि अगर आप निफ्टी लूजर्स की अगर आप बात करें तो आपको स्टील के हिसाब से अब नॉर्मल मेटल के हिसाब से अगर आप देखें तो हिंडाल्को वहां पर आपको गिरावट आई। जेएसडब्ल्यू स्टील वहां पर भी गिरावट आती हुई दिखी। और महिंद्रा एंड महिंद्रा और डिवीज लैब में भी आपको लगभग 2% के आसपास की 1 से 2% के आसपास की गिरावट इन सभी स्टॉक्स में आती हुई दिखी। कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में? पिरामल एंटरप्राइजेस और श्रीराम फाइनेंस जो ब्लॉक डील हुई इसके चलते दोनों में बढ़िया तेजी आती हुई दिखी। 10% से ज्यादा तेजी इन दोनों स्टॉक्स में आती हुई दिखी। आपको सुब्रोज हुआ, लुपिन में भी आपको लगभग 5% के आसपास की तेजी आती हुई दिखी। शिल्पा मेडिकेयर की बात करें तो वहां पर भी आपको लगभग 4% के आसपास की जो है गिरावट आती हुई दिखी। अब ओवरऑल निफ्टी के अलावा टॉप गेनर्स की अगर आप सूची देखें तो उसमें आपको नाम दिखेंगे आलोक इंडस्ट्रीज, सुप्रीम पेट्रो, एथर इंडस्ट्रीज और ब्लू डार्ट जैसे स्टॉक दिखेंगे जहां पर आपको बढ़िया गेन्स जो है वहां पर आते हुए दिखे। और अगर लूजर्स की कैटेगरी देखें तो वहां पर भी एक ब्लॉक डील थी जिसमें एप्टेस वैल्यू जहां पर आपको 7% के आसपास का बड़ा कट जो है वहां पर आता हुआ दिखा। मजगांव डॉग में एकाएक आपको अंत होते होते मार्केट बंद होते होते यहाँ पर आपको बड़ी गिरावट जो है 6-7% के आसपास की गिरावट आती हुई दिखी। और होम फर्स्ट फाइनेंस और जमुना ऑटो में भी आपको गिरावट आती हुई दिखी। ओवरऑल अगर आप देखें मार्केट के लिए आज कंपैरेटिवली दिन काफी बढ़िया रहा। ऑल टाइम हाई पर हम बंद होते हुए दिखे। ब्लू डार्ट पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है। क्या है इस रिपोर्ट में खास, बताने के लिए हमारे साथ हैं वरुण दुबे। देखिए ब्लू डार्ट के स्टॉक में आज जो अच्छी खासी तेजी देखने मिली है उसका बड़ा कारण है मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट। दरअसल मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक को अपग्रेड कर दिया है। न्यूट्रल से अब खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और जो लक्ष्य इनका 8,040 रुपए का है। यानी कि अगर आप मंगलवार की क्लोजिंग से देखते तो करीब 20% के आसपास का अपसाइड जो है वो इस काउंटर पे देख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है गिरती एटीएफ की कीमतें। इनका कहना है कि मार्च 2023 से अब तक एटीएफ की कीमतों में करीब 22% के आसपास की गिरावट जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है। और ब्लू डार्ट के लिए जो कुल ऑपरेशनल खर्चे होते हैं उसमें से करीब 40% के आसपास का जो खर्चा होता है वो दरअसल एटीएफ पे होता है। तो ये इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। वित्तीय वर्ष 2023 में जो सबसे बड़ी दिक्कत इस कंपनी के लिए थी वो बढ़ती एटीएफ की कीमतें थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं कंपनी को अपने मार्जिन्स में गिरावट देखने मिली। साथ ही साथ इनको FY23 में फ्यूल सरचार्ज पे अंडर रिकवरी जो है वो भी रिकॉर्ड करनी पड़ी थी, जिसके कारण इस कंपनी के मार्जिन जो है वो गिरे थे। अभी एटीएफ की कीमतें बढ़ रही थी, इसके चलते कंपनी ने जनवरी में प्राइस हाइक लिया था करीब 10% के आसपास का। तो इसका असर जो है वो अभी भी देखने मिलेगा। और इसके लिए इनका मानना है कि आने वाले दिनों में इस कंपनी के मार्जिन जो है वो भी बढ़ सकते हैं। जो फिलहाल 10 से 11% के आसपास है, उसमें सेकेंड हाफ FY24 में करीब 13 से 14% के आसपास जो है वो इस कंपनी के मार्जिन पहुंच सकते हैं। इनफैक्ट ये कंपनी विस्तार भी कर रही है, खासकर टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में जिस तरह से डिमांड आ रही है क्योंकि ई कॉमर्स बढ़ रहा है, उसका इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं इस कंपनी के कारोबार पर पड़ेगा। और इसके लिए कंपनी जो है नए एयरक्राफ्ट जो है वो भी जोड़ रही है, जिसके चलते FY23 से 25 तक अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की आय में करीब आप देखेंगे 14% की बढ़ोतरी हो सकती है। वॉल्यूम्स में 12 और मुनाफे में करीब 26% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान जो है वो मोतीलाल ओसवाल लगा रहा है। साथ ही साथ अपने हाई से ये स्टॉक काफ़ी नीचे भी था, करीब 25-30%, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक प्राइस पे हुआ है। तो मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक को अपग्रेड किया है, 8,040 रुपये के आसपास के टारगेट दे रहे हैं। उनका कहना है कि आने वाले दिन स्टॉक के लिए अच्छे रह सकते हैं। इसके बाद आपने देखा स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने मिली। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।